हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक वॉर्मर। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 3 होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट इट। वल्नरेबल ग्रुप्स। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने दो नए टर्म्स के बारे में जाना था। पहला सोशल एक्सक्लूजन और दूसरा वल्नरेबिलिटी। तो वल्नरेबिलिटी में क्या था कि कुछ ऐसे ग्रुप्स जिनकी ज़्यादा उम्मीद है कि वो आगे आने वाले टाइम में ज़्यादा गरीब हो सकते हैं या वो गरीब भी रह सकते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे इन वल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में। द प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज़ नॉट ऑल सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज इन इंडिया। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी ग्रुप है हर ग्रुप इंडिया में उतना ही गरीब हो या उतना ही अमीर हो। कुछ कैटेगरीज ज़्यादा अमीर हो सकती हैं, कुछ मिडिल क्लास हो सकती हैं और कुछ गरीब हो सकती हैं। सोशल ग्रुप्स विच आर द मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड्स। तो जिनकी सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है गरीब होने की या फिर जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं हमारे, वो हैं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सिमिलरली among the economic groups, the most vulnerable group are the rural agriculture labor household and the urban casual labor household. Graph 3.1 shows the percentage of poor people in all these groups. Although the average for people below poverty line for all groups in India is 43 out of 100 people belonging to scheduled tribes are not able to meet their basic needs. Similarly, 34% of the casual works in urban areas are below poverty line. About 34% of casual labor farm in rural areas and 29% of scheduled caste are also poor, with the double disadvantage of being a land as casual wage labor household in the socially disadvantaged social group of the scheduled caste or the scheduled tribe population highlights the seriousness of the problem. तो ये यहाँ से जो यहाँ तक का पैराग्राफ था उसमें हम लोगों को बताया गया है कि ग्राफ 3.1 हमारा ये वाला ग्राफ है जिसमें कि हम लोगों को बताया गया है कि कौन से ऐसे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं। तो सबसे पहला है हमारा शेड्यूल ट्राइब। हर 100 में से जितने भी 100 आदमी हैं उनमें से जो 43 लोग हैं, 43 लोग हैं, वो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं और वो गरीब हैं। अगला है शेड्यूल्ड कास्ट। वो हर 100 लोगों में से 29 लोग यानी कि 29 हैं। अगला है एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशो, कैजुअल लेबर फार्म और कैजुअल लेबर नॉन फार्म। तो शहर में रहने वाले लोग और गांव में रहने वाले लोग, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, तो इन सब का डाटा हम लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है। Some recent studies have shown that except for the scheduled tribe households, all the other three groups, i.e. scheduled caste, rural agriculture laborers and the urban casual labor household have seen a decline in poverty in 1990s. तो 1990 से लेकर इनका जो ग्राफ है, किनका ग्राफ? अर्बन कैजुअल लेबर, जो शहर में रहने वाले जो लेबर हैं, जो गांव में रहने वाली लेबर है, और जो शेड्यूल्ड कास्ट है, इनका जो ग्राफ है ना गरीबी में, वो नीचे जाता जा रहा है, जो कि 1990 से। Apart from these social groups, there is also inequality of incomes within a family. In poor families all suffer, but some suffer more than others. In some cases, women, elderly people and female infants are denied to equal access to resources available to family. तो इतने सोशल ग्रुप्स में भेदभाव होने के साथ साथ एक दिक्कत और आती है। जो गरीब फैमिलीज़ होती हैं वो तो सफ़र करती ही हैं, लेकिन उनमें कुछ जो मेंबर्स होते हैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं कि किसी औरत को, कोई बुज़ुर्ग आदमी या कोई छोटी बच्ची, उन्हें कोई भी इक्वल एक्सेस जो है या फिर जितनी भी बेसिक नीड्स हैं वो प्रोवाइड नहीं की जाती हैं जो कि बाकी मेंबर्स को मिलती हैं। तो ये हमारा डबल डिसएडवांटेज भी हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक स्टोरी है, स्टोरी ऑफ शिवारमन, जिसके थ्रू हम लोगों को बताया जाएगा डबल डिसएडवांटेज होता क्या है। Sivaraman lives in a small village near Karur in Tamil Nadu. Karur is famous for its handloom and powerloom fabrics. There are 100 families in the village. Sivaraman, an Aryunthathir cobbler by caste, now works as an agricultural labor for rupees 160 per day. But that's only for the 5 to 6 months in a year. At other times, he does odd jobs in the town. तो शिवारमन की ये कहानी है जिसमें एक इंसान होता है जिसका नाम शिवारमन होता है। वो एक छोटी से गांव में रहता है
करूर के पास, जो कि तमिलनाडु में होता है। करूर फेमस होता है हैंडलूम और पावरलूम फैब्रिक्स के लिए, और गांव में टोटली 100 फैमिलीज रहती हैं। और जो शिवारमन है वो एक कॉबलर है कास्ट से, और वो एक एग्रीकल्चरल लेबर है, मतलब जो खेतों में काम करती है लेबर, और उसे 160 रुपीज़ पर डे के हिसाब से रोज़ मिलता है। लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 to 6 मंथ्स इन अ ईयर, क्योंकि बाकी टाइम तो उसे जॉब मिलती ही नहीं है, और वो कुछ और जॉब्स करता है अपने साल के बाकी टाइम में। His wife Sasikala too works with him, but she can rarely find work these days, and even if she does, she is paid rupees 100 per day for the same work, and that Sivaraman does. तो उसकी जो वाइफ है जिसका नाम शशिकला होता है, वो भी उसके साथ काम करती है। वैसे तो उसे काम बहुत कम मिलता है, लेकिन जब भी वो काम करती है तो उसे 100 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है, अगर वो शिवारमन वाला काम भी करे। तो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाता है एक एग्जाम्पल डबल डिसएडवांटेज का, क्योंकि यहाँ पर आदमी मेल और फीमेल में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस किया जा रहा है। जो काम शिवारमन कर रहा है उसे उसके लिए 160 रुपीज़ पर डे मिल रहा है, लेकिन जो काम शशिकला कर रही है सेम काम के लिए उसे 100 रुपीज़ पर डे मिल रहा है। देयर आर 8 members in the family. Sivaraman's 65 years old widowed mother is ill needs to be helped with her daily chores. He has a 25 years old unmarried sister and 4 children aged between 1 to 16 years. तो उसके घर में 8 मेंबर्स होते हैं, 8 मेंबर्स उसके घर में होते हैं, जिसमें कि उसकी एक 65 ईयर्स की मम्मी होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी होती हैं। दूसरी उनकी होती हैं एक सिस्टर जो कि अनमैरिड होती है, उनकी शादी नहीं हुई होती है, उनकी एज होती है 25 ईयर्स, और उनके 4 बच्चे होते हैं जिनकी एज 1 ईयर्स to 16 ईयर्स तक होती है। 3 of them are girls. The youngest is a son. तो 4 बच्चे हैं, उनमें से एक तो लड़का है और 3 लड़कियां हैं। द यंगेस्ट इज सन. नन ऑफ द गर्ल्स गो टू स्कूल. इनमें से कोई भी लड़की स्कूल नहीं जाती है. बाइंग बुक्स एंड अदर थिंग्स फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स इज़ अ लग्जरी ही कैन नॉट अफोर्ड. तो अपनी बेटियों को स्कूल भेजना और उनके लिए किताबें खरीदना तो एक लग्जरी जैसा है जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता. ऑल्सो ही हैज़ टू गेट देम मैरिड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, सो ही डजंट वांट टू स्पेंड ऑन देयर एजुकेशन नाउ. वो अब किसी पॉइंट पे जाकर उनकी शादी भी करनी पड़ेगी लड़कियों की, इसी वजह से वो अपने पैसे उनके एजुकेशन में बर्बाद नहीं करना चाहते. His mother has lost interest in life and is just waiting to die someday. और उसकी जो मम्मी है वो नहीं चाहती अब जीना और किसी दिन वो चाह रही हैं कि वो मर जाएं. His sister and elder daughter take care of the household. उनकी जो बड़ी बहन हो, मतलब बड़ी नहीं, उनकी जो बेटी होती है और सबसे बड़ी जो बेटी होती है वो अपने पूरे घर का ध्यान रखती है. Shivaraman plans to send his son to school when he comes of age. His unmarried sister does not get along with his wife. Sasikala finds her a burden, but Shivaraman can't find a suitable groom due to lack of money. Although the family has difficulty to arranging 2 meals a day, Shivaraman manages to buy milk once in a while, but only for his son. तो उनकी जो बहन होती है और जो बड़ी बेटी होती है वो पूरे घर का ध्यान रखती है, और जो उनकी बहन होती है उनकी और उनकी वाइफ की बिल्कुल भी नहीं बनती, मतलब वो लोग साथ में रहना पसंद नहीं करती, क्योंकि शशिकला जो होती हैं उन्हें उसकी जो बहन है वो एक बर्डन लगती है, और वो अपनी बेटियों को स्कूल में नहीं भेज सकता, और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एक दिन में 2 टाइम खाना इकट्ठा करना भी. लेकिन वो कभी कभी दूध खरीद पाता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए, और वो प्लान करता है कि जब उसका बेटा किसी एक पर्टिकुलर एज पर आ जाएगा तो वो उसे स्कूल भी भेजेगा. इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़. तो यहाँ पर हम लोगों को यही पता चला डबल डिसएडवांटेज के बारे में कि बेटी को तो वो स्कूल नहीं भेजना चाह रहा है, लेकिन वो चाह रहा है कि जब वो लड़का बड़ा हो जाए तब वो उसे स्कूल भेजे, और उसके लिए दूध भी खरीदता है, उसके लिए हर काम वो करता है जो उसने अपनी बेटियों के लिए नहीं किया. तो यहाँ पर जो औरतें हैं वो थोड़ा ज़्यादा सफ़र कर रही हैं इन कंपैरिजन ऑफ मेल्स. इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़. तो अलग अलग जो स्टेट हैं उनके बीच में भी डिस्पैरिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कोई स्टेट ज़्यादा गरीब हो सकता है, कोई ज़्यादा अमीर हो सकता है, तो बहुत फ़र्क होता है इनमें भी. Poverty in India also has another aspect of dimension. The proportion of poor people is not the same in every state. तो ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट में जो पॉवर्टी है वो एक जितनी ही हो. Although state level poverty has witnessed a secular decline from levels of early 70s, the success rate of reducing poverty
varies from state to state. Recent estimates from while to all India head count ratio HCR was 21.9% in 2011 to 2012. State like Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pradesh, Bihar and Odisha has all India poverty level. तो ये जो रेट है पॉवर्टी का ये अब दिन पे दिन घटता ही जा रहा है और जो सबसे ज़्यादा गरीब लोग जहाँ पर पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में. As the graph 3.2 shows, Bihar and Odisha continues to be the two poorest states with poverty ratio of 33.7 and 32.6% respectively. Along with rural poverty, urban poverty is also high in Odisha, Madhya Pradesh, Bihar and Uttar Pradesh. In comparison, there has been a significant decline in poverty in Kerala, Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat and West Bengal. States like Punjab and Haryana have traditionally succeeded in reducing poverty with the help of a high agriculture growth rate. Kerala has focused more on human resources development. In West Bengal, land reform measures have helped in reducing poverty. In Andhra Pradesh and Tamil Nadu, public distribution of food grains could have responsible for the improvement. तो इतने बड़े पैराग्राफ में आखिर हम लोगों को बताया क्या जाता है, तो अब हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं. तो जो इनका जो प्रपोर्शन है ना बाकी स्टेट्स में ये अब घटता जा रहा है. मतलब इनकी जो पॉवर्टी लाइन है वो जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है वो घटती जा रही है. और जो सबसे ज़्यादा दो पुअरेस्ट स्टेट हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs में पूछा जाता है कि दो सबसे ज़्यादा गरीब स्टेट्स कौन से हैं, तो वो हैं बिहार और उड़ीसा. और इनके कंपैरिजन में और भी ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पर गरीबी जो है वो कम होती गई है. वो स्टेट कौन से हैं, आप इनमें से कोई भी 2 या 3 स्टेट्स के नाम याद कर लीजिए कि किस में जो गरीबी है वो कम है. तो केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और वेस्ट बंगाल कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर कुछ चीज़ों की हेल्प से, गवर्नमेंट स्कीम्स की वजह से और भी कई सारे फैक्टर्स ऐसे रहे हैं जिनकी वजह से वहाँ पर जो गरीबी है वो कम होती गई है. जो स्टेट है पंजाब और हरियाणा, वहाँ पर हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट की वजह से वहाँ पे जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है वो कम होती गई है. केरला ने अपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है जिसकी वजह से वहाँ पर जो पॉवर्टी रेट है वो कम हो गया है. वेस्ट बंगाल में जो लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैं वो पॉवर्टी को कम करने में हेल्प करते हैं. और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स यानी कि खाना बांटने की वजह से और वहाँ पर जो खाना है, अनाज है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से वहाँ पर जो गरीबी है वो कम हो गई है और वहाँ पर थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ गया है. तो यहाँ पर हमें एक ग्राफ दिया है 3.2. तो यही है वो ग्राफ जिसमें हम लोगों को बताया गया है स्टेट्स के बारे में. सबसे पहले बिहार, उड़ीसा, असम. तो 2 सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट स्टेट तो यही हैं, बिहार और उड़ीसा. ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, गुजरात. अब देखिए ये ऐसे गरीबी अलग अलग स्टेट्स में कम होती जा रही है. तो एक चीज़ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक तो जो पहले मैंने बताया था कि हाईएस्ट पॉवर्टी कहाँ पर है, और एक लोवेस्ट पॉवर्टी के भी 2 स्टेट्स एटलीस्ट आपको याद रखनी हैं. हिमाचल प्रदेश और केरला में सबसे ज़्यादा कम है. सॉरी. तो इससे आगे का चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं. तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय.